हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम जो फिर से लेके आए अपना आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम एनालिसिस लाए हैं, जो रियल बेस्ड क्वेश्चन है, और जो 19 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का हम एग्जाम एनालिसिस लेके आए हैं। तो देखिए, आज का जो पेपर था वो आपका जो था वो सिंपल टू मॉडरेट ही था, है ना। सिंपल टू मॉडरेट था, ठीक है। और जो इसमें गुड स्कोर की बात की जाए तो वो गुड स्कोर इसके अंदर जो आपको पाएगा वो पाएंगे आप 80 78 टू 80 के आसपास इसका एक अच्छा स्कोर है। साइंस के और प्लस करंट अफेयर से क्वेश्चनों की बात करके आए हैं। तो देखिए, इस पूरे एनालिसिस को आप गौर से देखिए, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस को इसके अंदर क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चंस के आने की उम्मीद है, हम आपको वो भी बताएंगे, ताकि आने वाला जो आपका जो एग्जाम है, जिन लोगों का एग्जाम रह गया अभी नहीं हुआ है, उन लोगों को इसमें काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, कौन कौन से क्वेश्चन आए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आया आपका 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य विषय। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड टाइम आया है ना, मैं सेकंड टाइम देख रहा हूँ उसको। तो मुख्य विषय क्या था, तो देखिए मुख्य विषय क्या था। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इसका मुख्य विषय था, ऑप्शन बी, है ना। तो देखिए, इसकी डिटेल की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। 2025 में इसका 11वां आयोजन हुआ था। और जो इसकी थीम थी वो कौन सी थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई थी। और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2025 के यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। देखिए, ये खिताब किसने जीता था, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता था, कार्लोस अल्कराज ने, ऑप्शन सी। देखिए, इसमें देखते हैं थोड़े डिटेल में। यूएस ओपन विश्व के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक होता है। 2025 में कार्लो अल्काराज ने जीता था। उन्होंने फाइनल में किसको हराया, जैनिक सिनर। देखिए, हराने वाले का भी पूछता है कि लूज कौन है, तो जैनिक सिनर को हराया है। और यह जीत उनके करियर में एक बड़ी उपलब्धि रही है, तो ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अन्नू रानी ने 2025 में पोलैंड मीट में कितने मीटर थ्रो के साथ कौन सा गोल्डन मेडल, कौन सा जीता है, गोल्ड मेडल जीता है ना। तो देखिए, अन्नू रानी ने इसका सही आंसर कौन सा होगा, 62.59 मीटर। 62.59 मीटर है, कहाँ पे हुआ था, पोलैंड मीट में। और गोल्ड मेडल जीता था, ये इंपॉर्टेंट है, किसने, अनुरानी ने। देखिए, इसकी डिटेल देखिए। अनुरानी भारत की प्रसिद्ध भाला फेंक एथलीट है, और उन्होंने पोलैंड में आयोजित प्रतियोगिता में 62.59 मीटर का थ्रो किया, और इसके साथ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस एथलीट को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है, ये किया गया आपका सुश्री ज्योति यारा जी को। किसको, सुश्री ज्योति यारा जी को दिया गया है। और यह सम्मान ज्योति यारा जी को मिला है, और उन्होंने एथलीट में शानदार प्रदर्शन किया था, इसके लिए इनको ये दिया है। किसको, सुश्री ज्योति यारा जी, नाम याद रखेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था, नीदरलैंड के रॉटरडम में। कहाँ, ऑप्शन बी। ये कहाँ किया था, नीदरलैंड के रॉटरडम में शहर में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य हरित हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा देना था, ठीक है। तो और हमने देखा था हरित हाइड्रोजन से संबंधित एक क्वेश्चन भी आया था, जिस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया था, 2030 इसका लक्ष्य है। और बानू मुश्ताक के किस लघु कथा संग्रह को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। देखिए, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, और काफी एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में भी आ चुका है। तो ये आपका है ऑप्शन बी, हार्ट लैम्प। किसका है, बानू मुश्ताक का हार्ट लैम्प को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया था, है ना। तो इस पुस्तक में क्या उन्होंने सामाजिक और मानवीय मुद्दों को दर्शाया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक यानी डीजी, पहली महिला डीजी कौन बनी है। तो उसका सोनाली मिश्रा। कौन बनी है, सोनाली मिश्रा इसकी पहली डीजी बनी है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला निदेशक बनी है। और इनका कार्यकाल जो होगा वो अक्टूबर 2026 तक होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। संचारी साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो देखिए, किसको लॉन्च किया, किसने किया है, ये किया आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसको लॉन्च किया, जो केंद्रीय संचार मंत्री भी हैं। कौन, केंद्रीय ज्योतिरादित्य सिंधिया। खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने में मदद करता है। देखिए, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमारा फोन खो जाता है ना। फोन जो होता है वो क्या होता है, लॉस हो जाता है फोन का। तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है संचार साथी मोबाइल ऐप। तो कोई भी फोन को ट्रैक करने में मदद करता है, साथ ही ये फर्जी सिम कार्ड पर नियंत्रण करता है, और डिजिटल सुरक्षा के लिए ये काफी उपयोगी है। नेक्स्ट देखते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन किस विधेयक किस अवधारणा को हटाने का प्रस्ताव करता है। तो ये करता है उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ। किसको हटाने का प्रदान करता है, उपयोगकर्ता द्वारा वक्त। देखिए, इस विधेयक में उपयोगकर्ता द्वारा वक्त की अवधारणा हटाने का प्रस्ताव है। पहले लंबे समय से उपयुक्त संपत्ति वक्त में मानी जाती थी, इससे कई विवाद उत्पन्न हुआ, और सरकार ने इसका समाधान चाहती थी। तो उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटाने का प्रावधान करता है, प्रस्ताव करता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल मराठा सैन्य परिदृश्य में कितने किले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन काफी कई एग्जामों में मैं देख चुका हूँ, रेलवे में शायद ये दूसरी बार मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो मराठा सैन्य मराठा में कितने किले हैं, तो इसका ऑप्शन है, उसका है बी, 12 किले हैं, ठीक है। 12 किले शामिल हैं, और स्थान मिला है। ये किले मराठा साम्राज्य की सैन्य शक्ति को दर्शाते हैं, और ये भारत की ऐतिहासिक विरासत का भी हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं।
लामा लोबजंग को 2025 में किस श्रेणी में मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया? किस में? मरणोपरांत। तो ये किनको दिया गया था? आध्यात्मिकता के लिए। आध्यात्मिकता के लिए लामा लोबजंग को दिया गया था और ये मरणोपरांत सम्मान दिया गया है और उन्होंने समाज में शांति और आध्यात्मिक चेतना फैलाने का उन्होंने अतुलनीय कार्य किया। नेक्स्ट देखते हैं, पुनर्जनन, ठीक है, रीजनरेशन की अद्भुत क्षमता किस जीव में पाई जाती है? तो ये आपकी पाई जाती है प्लेनेरिया में। किसमें पाई जाती है? रीजनरेशन की अद्भुत क्षमता प्लेनेरिया में पाई जाती है, ठीक है। इसकी डिटेल की बात की जाए, प्लेनिया में पुनर्जन्म की अद्भुत क्षमता होती है। यदि इसे टुकड़ों में काट दिया जाए तो हर टुकड़ा एक नया जीव बन जाता है और यह जो है वो किसका? जैविक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए इन्हीं सब चीजों से रिसर्च करके साइंटिस्ट क्या करते हैं, हमारे संदर्भ में देखते हैं कि हम और कहाँ तक मनुष्य के संदर्भ में कहाँ तक कारगर हो सकती है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आने वाले समय में जैसे मान लीजिए किसी का अंग कट गया, किसी का कोई अंग कट जाता है, तो क्या होता है, उसको फिर से हम क्या कर सकते हैं? रिजनरेट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया कहाँ होती है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रिया क्या होती है? ये पौधों में कहाँ होती है? थाइलाकोइड झिल्ली में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? पौधों में पाई जाती है और कहाँ होती है? थाइलाकोइड झिल्ली में होती है। तो थाइलाकोइड झिल्ली में होती है, इसमें सूर्य के प्रकाश का उपयोग होता है, उस प्रक्रिया से एटीपी एनएडीपीएच बनते हैं और अगली प्रक्रिया में उपयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक कौन सी अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, ठीक है। और हवा और पानी से तुरंत क्रिया करती है, इसे केरोसिन में रखा जाता है या क्षार धातुओं में शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर सेकंड और तरंग दैर्घ्य 0.3 मीटर तो आवृत्ति क्या होगी? इसका सही ऑप्शन होगा, आवृत्ति कितनी होगी? 1000 हर्ट्ज की आवृत्ति होगी। अगर मान लीजिए 330 मीटर सेकंड की रफ्तार उस स्पीड पर चल रही है, कौन सी? साउंड, और उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है? 0.33 मीटर, तो आवृत्ति क्या होगी? 1000 हर्ट्ज के आसपास होगी, ठीक है। जो इसका सूत्र होता है, ये इसका सूत्र, जब आप इसमें वैल्यू को फिट करेंगे तो 1000 हर्ट्ज निकल के आता है, ठीक है। ध्वनि तरंग का मान है। यदि देखिए डोरी से बंधे पत्थर को घुमाने पर केंद्र की ओर लगने वाला बल, देखिए डोरी से जब पत्थर बंधा है, ठीक है, और जो घूम रहा है चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, ये केंद्र है और जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो उसमें जो कौन सा बंद काम करता है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल काम करता है, ठीक है। वृत्ताकार पथ पर बनाए रखता है, यह बल केंद्र की ओर लगता है और बिना वस्तु सीधी रेखा में चली जाएगी, यह भौतिक बल का अगर ये बल नहीं होगा तो वस्तु सीधी रेखा में चली जाएगी। ये भौतिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट देखते हैं, अस्थमा शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? देखिए पता है आपको, अस्थमा जो होता है वो किसको श्वसन नली, है ना, सांस की प्रॉब्लम होती है, श्वसन नली को प्रभावित करता है। तो अस्थमा संबंधित रोग है, इसमें श्वसन की नालियों में सूजन आ जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है, एलर्जी और प्रदूषण बढ़ सकता है। देखिए दिल्ली में अभी बढ़ता प्रदूषण ऐसी बीमारियों के लिए सबसे ज्यादा घातक है ना, वल्नरेबल है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर की एसआई क्या है? वोल्ट है, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है, ठीक है। और इसके अलावा, देखिए इसके अलावा थोड़ी डिटेल देखें, विद्युत विभवांतर का वोल्ट में मापा जाता है, दो बिंदुओं के बीच ऊर्जा का अंतर को दर्शाता है, वोल्ट मीटर में से मापा जाता है, ठीक, नॉर्मल है। नेक्स्ट देखते हैं, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? देखिए ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन, ठीक है। ठोस पदार्थ के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संकलन कहते हैं या पिघलना भी कहते हैं। और उदाहरण के लिए बर्फ का पानी बनना यह अवस्था परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। देख लीजिए, मान लीजिए कि आइस रखी हुई है, ठीक है, ये आइस रखी हुई है और जब आप इसको बहुत सारा ताप देते हैं, ठीक है, ये आप इसको क्या करते हैं? टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है? फिर ये क्या करता है? ये क्या करता है? फिर उसके बाद ये जो आपका होता है, ये आपका पहले, सबसे पहले क्या होता है? वाटर में कन्वर्ट होता है। किसमें? वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और फिर अगर इसमें और हीट दी जाएगी, ताप और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, तो फिर ये क्या करता है? आगे चल के फिर क्या कहता है? ये वाष्प में बदल जाता है ना, वाष्प में बदल जाता है। और जब वाष्प में बदल जाता है ना, तो इसकी क्या प्रक्रिया करते हैं? और फिर संघनन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा पर भारहीनता का अनुभव क्यों नहीं होता? देखिए चंद्रमा पर भारहीनता के अनुभव की बात की जाए तो चंद्रमा का द्रव्यमान, द्रव्यमान के चलते चंद्रमा पर भारहीनता का अनुभव नहीं होता। जो पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना है? 1/6 है ना। तो चंद्रमा का अपना द्रव्यमान होता है, गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद नहीं होता। चंद्रमा पर ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी तो वहां है ही नहीं, लेकिन द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/6 है, इसलिए वह पूर्ण भारहीनता नहीं होती, हालांकि पृथ्वी की तुलना में गुरुत्व काफी कम होता है, ठीक है। तो अनुभव का ना होने का कारण क्या है? चंद्रमा का अपना द्रव्यमान, ठीक। तो लगभग इसे 20 क्वेश्चंस के आसपास थे इसमें। और अभी अगर बात की जाए तो अभी हमने 19 तारीख के जो है वो तीनों शिफ्टों को, तीन शिफ्ट जो है वो तीन शिफ्ट को खत्म कर लिया है ना। तो अभी जो नेक्स्ट शिफ्ट है वो आप देखते हैं और उसके बाद आपको लाते हैं। तो अगर आपको चैनल पसंद आता है, आपके क्वेश्चंस आपके लिए काफी, आपको लगता है यूजेबल है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अगर शेयर कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं इसको कमेंट में, कोई क्वेश्चंस अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिएगा, तो उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है।
चलिए थैंक यू।